तो आइए दूसरे सत्र में बात करते हैं कारण परिणाम संबंध को लेकर। कॉजल रिलेशन इफेक्ट को अगर हम इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह के टेस्ट की बात करनी चाहिए, कौन सा टेस्ट है जो हमको इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, जब हम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं तो हम बेसिकली एक कारण और परिणाम यानी कॉजल रिलेशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि किस कारण से कौन से परिणाम होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई शिक्षा ग्रहण की तो उस हिसाब से मेरा वेतन पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। कोई ट्रेनिंग मैंने की तो उस ट्रेनिंग के आउटकम से मेरी लर्निंग किस तरह की होगी और उस लर्निंग का इफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरी जो है प्रोडक्टिविटी पर या मेरी सैलरी पर कैसे पड़ेगा। तो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पर जो प्रभाव पड़ता है उसको मापने के लिए प्रतिगमन विश्लेषण इसे कहते हैं हिंदी में, और रिग्रेशन एनालिसिस के साथ इसे जाना जाता है। शर्त ये है कि लीनियर रिग्रेशन, जब हम एक रैखिक संबंध की बात करते हैं, डायरेक्ट हम देखते हैं कि एक बात से दूसरी बात पर क्या असर पड़ रहा है। मल्टीपल रिग्रेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टेस्ट करने के लिए, तब जब हम कॉजल रिलेशंस की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट हैं काम कर रहे हैं एक से अधिक, तो हमें मल्टीपल रिग्रेशन इस्तेमाल करना चाहिए। टेस्ट यूज़ करने के लिए हम SPSS से इस्तेमाल करें या R से करें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगली चर्चा होनी चाहिए छोटे सैंपल के लिए किस तरह का टेस्ट हमें करना चाहिए। हालांकि ये जो चर्चा पूरी मैं कर रहा हूँ इस YouTube चैनल पर, इसका नाम है ज्ञान धारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं बात कर रहा हूँ PhD रिसर्च में कौन कौन से टेस्ट हमें इस्तेमाल करने चाहिए और कब इस्तेमाल करने चाहिए, उनकी शर्तें क्या हैं। और अगर इस वीडियो को आप इस भाग में देख रहे हैं तो इससे पहले भाग में भी मोटे तौर पर हमने बहुत यूज़फुल विश्लेषण किया है, जिसमें आपके PhD रिसर्च से लेकर जो एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है कौन सा टेस्ट कब इस्तेमाल करें, तो उसके बारे में मैंने बात करी है। आप इस तरह के वीडियोस अपनी उन कम्युनिटीज़ में ज़रूर शेयर करें जो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करती है। आप अगर इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमारा काम आसान होता है, लेकिन तब जब आप हमें पसंद करते हैं, हमारे काम को देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं या लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं तो मुश्किल होता है। जुड़े रहिए पूरी वीडियो के साथ और अंत तक देखते रहिए इस सेकंड पार्ट का, जहां हम PhD रिसर्च में कब कौन सा टेस्ट लगाएं पर बात कर रहे हैं। बात करूंगा छोटे सैंपल के परीक्षण के लिए किस तरह के हम टेस्ट लगा सकते हैं। साथियों, जब हमारा सैंपल साइज बहुत छोटा हो और वितरण जो है सामान्य ना हो, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन अगर ना हो डेटा का, तो सबसे अच्छा है आप मैन व्हाइटनी यू टेस्ट जरूर लगाएं। ये दो छोटे समूहों की तुलना करने और उसमें अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना भी हो तो भी ये काम करता है। इसके अलावा एक और मिलते जुलते टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। विल्कॉक्सन सिंगल साइंड रैंक टेस्ट होता है, हालांकि SPSS में इसको और भी नामों के साथ प्रीफिक्स सफिक्स के साथ जोड़ा गया है, तो देखेंगे SPSS के नए वर्जन में इनको अलग तरह से देखा जा सकता है। फिर से कहूँगा, विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट गैर पैरामीट्रिक डेटा के लिए जब दो संबंध समूहों की तुलना करनी हो तो आप इस पर काम करेंगे। चलिए बात करता हूँ आगे। जब सैंपल साइज सामान्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, टेस्ट तब कैसे करेंगे जब हम नॉन नॉर्मल डेटा यानी जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब हम टेस्ट कौन सा इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट है ये और ज़्यादातर PhD रिसर्च में लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ये होता है कोलमोगोरोव-सिमरोनोव टेस्ट। जांच करने के लिए डेटा के सामान्य रूप में ये वितरित है या नहीं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ स्पैरो-विल्क टेस्ट जो छोटे सैंपल के लिए वितरण की या डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मैलिटी की जांच करता है। सर्वेक्षण डेटा के परीक्षण के लिए टेस्ट फॉर सर्वे डेटा, यानी आप जिस तरह से सर्वे करते हैं उसके डेटा का टेस्ट अगर आपको करना है
तो सबसे अच्छा है हम फैक्टर एनालिसिस की बात करें। फैक्टर एनालिसिस किस तरह के केसेस में इस्तेमाल होता है? अधिकतर हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात करना चाहते हैं रिसर्च में, और उसके लिए प्रमुख कारणों की अगर पहचान करना चाहते हैं तो फैक्टर एनालिसिस से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। फैक्टर लोड जितना अच्छे से वेरिएट करता है SPSS में, इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी तक हमने चर्चा की पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस के अंदर किस तरह से हम उन टेस्ट के बारे में बात करें जो हम टेस्ट करते आए हैं। वीडियो के इस भाग में आपने देखा कि हमने आपको बताया कि जब वेरिएबल्स के बीच में कॉजल रिलेशन इम्पैक्ट को असेस करना है तो रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे, लीनियर और मल्टीपल रिग्रेशन। जब छोटा सैंपल पर परीक्षण कर रहे हैं तो मेन वाइट ने यू टेस्ट और विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सैंपल नॉर्मली डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन ना दिखा रहा हो तो कोलमोगोरोव सिमरोनोव टेस्ट और सेप्रियो विल्क टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वेक्षण डेटा के लिए परीक्षण, यानी जब आप टेस्ट फॉर सर्वे डेटा की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है फैक्टर एनालिसिस की बात करें। ये इस वीडियो में आपने देखा। इससे पहले के वीडियो में हमने बात करी कि किस तरह से इन टेस्ट्स का इस्तेमाल होना चाहिए और क्यों ये टेस्ट यानी स्टैटिस्टिकल टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने बात की शोध किस प्रकार के होते हैं और किस तरह से उन पर टेस्ट होने चाहिए। टी टेस्ट पर बात की, पेयर टी टेस्ट पर बात की, मैंने अनोवा पर बात की, अनोवा के साथ पोस्ट डॉक टेस्ट की बात की, और सहसंबंध यानी कोरिलेशन टेस्ट, पियर्सन कोरिलेशन, स्परमैन रैंक कोरिलेशन की बात की। जब उनके बीच में किस तरह से टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए, ये पार्ट 1 के वीडियो में है, तो इसको आपको ज़रूर देखना है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके ज़रूर देखें। द्विवर्गीय डेटा के लिए यानी कैटेगोरिकल डेटा के लिए chi-square टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था इस वीडियो से पहले के वीडियो में हमने क्या कवर किया था, अभी के वीडियो में हमने बात कर ली है। अब इस वीडियो का लास्ट का हिस्सा है जहां मैं बात करूंगा उन सामान्य गलतियों की जो हम टेस्ट करते समय या डेटा पर काम करते समय करते हैं। सबसे पहले डेटा को हम गलत प्रकार से गलत टेस्ट के लिए चयन करते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है जो शायद इसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। हम जब खुद PhD स्कॉलर से गाइड बनने की प्रक्रिया में होते हैं तो हमें कई बार ये चीज़ें चुभती हैं। मेरा सबको सबमिशन ये होगा, बेहतर है कि हम बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ें, जानें, और उनके टेंडेंसी को तब तक जब तक आप अपने हाथों के थ्रू या अपने जैसे कहना चाहिए हैंड्स ऑन इन पर नहीं करेंगे तब तक आपको अनुभव नहीं मिलेगा। इस तरह के वीडियोस के माध्यम से मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आपको इस तरह के कंटेंट की आवश्यकता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपकी मदद कर सकते हैं, निश्चित तौर पर करेंगे। आगे बात करते हैं कि अगर हम कॉमन गलतियों पर बात करें तो बहुत ज़्यादा टेस्ट की हम बात करने लगते हैं। सामान्यतः किसी बात को मीन, मीडियन और मोड के द्वारा या नॉर्मल टेस्ट के द्वारा, सामान्य परीक्षणों के द्वारा भी हम बहुत सारी चीज़ों को तय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई फ्लैशी टेस्ट करने हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जो बताए गए टेस्ट हैं अवश्य किए जाने चाहिए। छोटे सैंपल पर बड़े दावे हम करना नहीं भूलते, ये बहुत बड़ी गलती है। तो हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट का जो है सिलेक्शन क्वेश्चन और डेटा के अनुरूप होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सही स्टैटिस्टिकल टेस्ट का चयन आपकी विश्वसनीयता और आपकी रिसर्च की वैलिडिटी को बनाता हुआ है। इसके साथ आप मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी को बनाते हो, और ये मार्केट में आपकी जो बनी हुई क्रेडिबिलिटी है वो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़े लेवल पर एम्प्लॉयबल बनाती है। बड़े लेवल पर आपकी जो रिसर्च है उसकी क्वालिटी बढ़ती है और आप एक बड़े रिसर्चर के तौर पर जाने जाते हो। निश्चित तौर पर रिसर्च की दुनिया में बहुत नाम, पैसा और सम्मान है, बशर्ते आप इसको थोड़ी तन्मयता या सिंसियरिटी के साथ एड्रेस करें। मैं इस विषय में बहुत सारी बातें कंक्लूसिव मैनर में रिसर्चर्स, खासकर PhD स्कॉलर्स के
कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की पीएचडी कंटेंट पर काम करने के लिए, आपकी थीसिस पर या आपकी थीसिस से रिलेटेड रिसर्च रिलेटेड कोई भी ऐसी आवश्यकता या मदद जो आप चाहते हैं, मुझे लिखें। मेरे नाम पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अमित तिवारी। मैं फैकल्टी हूँ टूरिज्म स्टडीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, दैट इज़ नोन एज IITTM ग्वालियर। तो आप मुझे वहाँ पर संपर्क करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उन यूज़फुल ग्रुप्स में जहाँ इस तरह की वीडियो का इस्तेमाल करके लोग अपनी दशा दिशा सुधार सकते हैं, ज़रूर शेयर करें। रिसर्च एक बहुत प्रभावी काम है और बिना रिसर्च के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसा काम हम आज की दुनिया में नहीं कर सकते जो जस्टिफिएबल है। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, सिर्फ इन लाइनों के साथ कि शोध का ये सफ़र नहीं है आसान। शोध का सफ़र नहीं आसान है। सही टेस्ट का चयन ही असली पहचान है। हर आंकड़ा बोलता है अपनी कहानी। जब सही परीक्षण मिले तो खुलती नई रवानी। डॉक्टर अमित तिवारी का आभार, जिन्होंने हमें समझाया, पीएचडी के मार्ग पर सही कदम उठाना सिखाया। आगे बढ़ते रहें, ज्ञान के दीप जलाएं, हर प्रश्न का उत्तर स्टैटिस्टिक्स में पाएं। और इस पंक्ति के साथ मैं यही कहूँगा, अगर आप इस नोबल कॉज ऑफ रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ें। रिसर्च को रिसर्च के तरीके से करें, एक अच्छा रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप करें। आपको रिसर्च को लेकर कोई बारीक और मैक्रो यानी मोटे तौर पर अगर किसी सलाह मशवरे की आवश्यकता है, कांटेक्ट करें, कॉल करें, लिखें, समय लें। और अगर लगता है इसमें कोई और गुंजाइश है तो उस तरह से चर्चा करें। आप इस वीडियो को देख चुके हैं, अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे रिसर्च पर अपना अच्छा काम करते रहें। मैं डॉक्टर अमित तिवारी अब यहाँ पर आपसे लेता हूँ विदा। अगले सेशन में फिर से नई बात के साथ